I am Riya Yadav. Welcome to EduCent. I am your science educator for the entire class 9th. Here you will find all the interactive lessons from your NCERT textbook. Welcome back to this channel once again, and I'm back with the new chapter, Force and Laws of Motion. तो अगर इससे पहले आपने मोशन वाले चैप्टर की ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी इंटररिलेटेड हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे होता है, और यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि इस मोशन का कॉज क्या है, आखिर मोशन होता किस वजह से है। तो हमारे पहले के साइंटिस्ट ने भी फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें कही है। अगर बात करें एरिस्टोटल जी की, तो इन्होंने कहा था कि मोशन का कॉज है फोर्स। किसी भी चीज को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए वहां पर एक फोर्स की जरूरत होती है। हालांकि इसको एरिस्टोटल जी की पॉलिसी कहा जाता है, यानी कि ये चीज को गलत प्रूफ कर दिया गया था। और उसके बाद है हमारे गैलीलियो गैलीली जी, जिन्होंने अपना ये एक इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। अब पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ऐसा फ्रिक्शनलेस सरफेस रेडी किया था जहां पर कि दो इंक्लाइंड प्लेन्स देख पा रहे हो आप ऐसे स्लांटेड शेप में, और यहाँ पर लेफ्ट और राइट में है ये दोनों। अब यहाँ पर इन्होंने लेफ्ट साइड से एक मार्बल को रोल किया और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये मार्बल दूसरे वाले साइड के इंक्लाइंड प्लेन पर भी उसी हाइट तक जा रहा है जिस हाइट से इस साइड के इंक्लाइंड प्लेन से वो छोड़ा गया है। हालांकि वो इस साइड के इंक्लाइंड प्लेन को धीरे धीरे थोड़ा और स्लांटेड करते गए, यानी कि इसका डिस्टेंस और बढ़ाते गए। यानी कि जिस हाइट से इस मार्बल को इस लेफ्ट साइड से छोड़ा जा रहा था, राइट साइड में उस हाइट तक पहुंचने के लिए उसको ज्यादा डिस्टेंसेस को ट्रैवल करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो बॉल उस हाइट तक जा रही थी। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, देखो गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा ही तो किया था ना। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस फोर्स को भी इन्होंने जीरो माना हुआ है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से या किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो ये उसी कांस्टेंट स्पीड से चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अब देखो इनके एक्सपेरिमेंट में तो क्या हो रहा था कि ये जो बॉल है इसको हमने एक साइड से ड्रॉप किया, दूसरी साइड उसने वही सेम हाइट अचीव की और फिर वहां से वो नीचे आ रही थी। अब वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही थी। अगर हम इस वाले यानी कि राइट साइड वाले स्लांट को बिल्कुल ही जमीन पे ला दें और ऐसे ही सपाट कर दें, तो ये बॉल कभी भी नहीं रुकेगी। उसी हाइट को अचीव करने के लिए ये बॉल हमेशा ट्रैवल करती ही रहेगी। यानी कि इस केस में मार्बल के मोशन को रोकने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स हमें चाहिए, लेकिन उसकी इस यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है। इस पर पुशिंग फोर्स लगाते हैं तो वो इस बॉल को एक्सेलरेट करवाएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या फिर अगर हम उस पर पुलिंग फोर्स लगाते हैं तो वो इसके मोशन को रोक देगा। यानी कि इसके यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे रोकने के लिए या फिर इसे एक्सेलरेट करवाने के लिए फोर्स की जरूरत है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्स के दो टाइप्स की, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर डायरेक्शन का इम्पैक्ट पर बहुत बड़ा रोल रहता है, और इस फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक के दोनों ऑपोजिट साइड से हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम अज्यूम करें कि ये ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है और हमने इस साइड से यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और वही 20 न्यूटन का फोर्स हमने इसके ऑपोजिट साइड से भी लगाया, तो क्या चेंज आएगा? हम क्या करेंगे, हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों ऑपोजिट साइड से जो फोर्सेस आ रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करके हमारा आंसर जीरो आएगा। यानी कि नेट फोर्स इस केस में जीरो है, यानी कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या करेगी ये बॉडी? यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करती ही रहेगी। तो ये तो था केस 1 और ये था केस बैलेंस्ड फोर्स का। इसमें फोर्सेस बैलेंस कर देती हैं एक दूसरे को और स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आता। मान लो ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन नहीं भी कर रही होती, ये बॉडी रेस्ट में होती या किसी भी टाइप का कोई भी मोशन कर रही होती, तो भी नेट फोर्स जीरो आ गई, तो स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। जिस भी तरीके से ये मोशन कर रही है वो करती रहेगी। अब बात करते हैं केस 2 की, और ये केस है अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। इसमें हम इसी ब्लॉक पर, मान लो ये ब्लॉक किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर ये
रेस्ट पर है और हमने इसके एक साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसकी दूसरी साइड से हमने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया या फिर कोई भी मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, अगेन नेट फोर्स निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करके आंसर आएगा हमारा 10 न्यूटन का फोर्स। और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन से वो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये 10 न्यूटन का फोर्स या तो उसको एक्सेलरेट कराएगा या फिर अगर वो रेस्ट में है तो ये 10 न्यूटन का फोर्स उसको मोशन में लाएगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस की। तो अभी आपने गैलीलियो गैलीली वाला वो एक्सपेरिमेंट देखा था जहां पर कि गैलीलियो जी ने एक फ्रिक्शनलेस किसी भी फोर्सलेस एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था और वहां पर उन्होंने मार्बल्स को रोल डाउन किया था। मान लो वो ऐसा ना करते, मान लो वो किसी जमीन पर ही मार्बल को रोल कर देते, तो क्या होता, मार्बल थोड़ी दूर तक ट्रैवल करता और फिर रुक जाता। इनफैक्ट आप भी एक साइकिलिंग करते होगे और जब आपको साइकिल रोकना होता है तो आप पेडल करना रोक देते हो, उसके बाद क्या होता है, वो तो सर्कल है उसको तभी घूमना चाहिए लेकिन वो नहीं घूमता, वो थोड़ी देर स्लो डाउन होते होते फिर रुक जाता है। अब देखो आप जहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हो अगर वो बहुत स्मूथ सरफेस भी है तो भी अगर हम बहुत ज्यादा सटल लेवल पर जाकर देखें ना तो वो जमीन थोड़ी सी खुरदुरी सी होगी और यही सरफेस आपकी साइकिल के मोशन को आगे बढ़ने से रेजिस्ट करता है और इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है मोशन के ऑपोजिट साइड में। इसी फ्रिक्शनल फोर्स को बिल्कुल नेग्लाइजेबल करके, बहुत कम करके, इसकी रेजिस्टिविटी को स्मूथ सरफेसेस का यूज करके, जो ये गैलीलियो गैलीली जी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इसके साथ जो कंक्लूजन निकाला था, इसके अलावा भी जो मोशन से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज थे उस टाइम के, उन सब को इसाक न्यूटन जी ने स्टडी किया और ये सब करके उन्होंने हमें 3 फंडामेंटल लॉज दिए मोशन के, जिन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें से पहला लॉ एक प्रॉपर्टी है हर ऑब्जेक्ट की, जिस चीज को भी आप देख सकते हो या सोच सकते हो, हर ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी अपना स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो जब तक कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर ना लगाई जाए वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा। या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर ना लगाया जाए वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया को आपने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। जैसे आप कभी अगर बस में ट्रैवल करते हैं तो बस वाला जैसे ही एक सडन स्टार्ट देता है बस को, जैसे ही वो शुरू करता है सडनली, तो आपके जो पैर्स हैं वो तो बस के साथ चल रहे हैं लेकिन आपके ऊपर की बॉडी जो है वो बस के साथ नहीं जाती, वो आगे जा करके गिरती है। इसीलिए तो सीट बेल्ट्स भी होते हैं कार में। अगर कार को हम सडनली स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लेग्स तो जुड़े हुए हैं कार के साथ मोशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी का इनर्शिया है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहती है। और जब उसको एक सडन फोर्स मिलता है आगे की तरफ तो वो आगे की तरफ गिरने के आसार होते हैं उसके। तो ये सारे हो गए हमारे इनर्शिया के एग्जाम्पल। दैट इज कोई भी ऑब्जेक्ट अपना कोई भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता। हमने देखा है कि अगर 2 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, एक बॉक्स में बहुत सारा पत्थर भरा पड़ा है, एक बॉक्स बिल्कुल खाली है, यानी कि एक बॉक्स बहुत ज़्यादा भारी है, दूसरा वाला बॉक्स बहुत ज़्यादा हल्का है, तो दोनों के दोनों रेस्ट में है, दोनों का स्टेट ऑफ मोशन सेम है। लेकिन अगर हमें इन दोनों को हिलाना है तो ज़्यादा फोर्स हमें किस में लगाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस भारी वाले बॉक्स में और कम फोर्स लगाना पड़ेगा इस हल्के वाले बॉक्स में। यानी कि ये भारी वाला बॉक्स इतनी आसानी से अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं लाएगा, यानी कि इसका इनर्शिया इस वाले बॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम उसका इनर्शिया भी कम होता है। यानी कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो अब तक आप लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हो, जिसमें आपने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स की जरूरत होती है अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। चेंज इन वेलोसिटी आ गया मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्लूड हो जाएगा इस केस में। तो मोशन के इस सेकंड लॉ में हम इस फोर्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे और देखेंगे कि एक्सेलरेशन फोर्स पे कैसे डिपेंडेंट है। तो आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार कुछ भेदभाव ऑब्जर्व किए होंगे। आपने देखा होगा कि टेबल टेनिस खेलते टाइम अगर टेबल टेनिस वाली वो बॉल किसी प्लेयर को हिट भी कर दे तो ज़्यादा चोट नहीं लगती उसको, लेकिन अगर क्रिकेट खेलते टाइम क्रिकेट की वो जो लेदर की बॉल होती है वो हिट कर दे प्लेयर को तो उसे बहुत चोट लग जाती है।
आपने वो बुलेट भी देखी होगी, बंदूक की वो गोली, जिसको अगर आप धीरे से कहीं पे फेंको तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर उसी को आप अपनी गन से फायर करो तो इट मे किल अ पर्सन। इसको थोड़ा सा और करते हुए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कार है और एक ट्रक है और दोनों के सामने सेम साइज की बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अब ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है, ब्रेक्स दोनों के फेल हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में से किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा बिल्डिंग पर? आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रक का इम्पैक्ट ज्यादा होगा बिल्डिंग पर, ये ज्यादा तबाही मचाएगा। पिछला वाला जो केस हमने देखा था उसमें दोनों व्हीकल्स की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन क्योंकि ट्रक का मास कार के मास से थोड़ा ज्यादा था इसलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ। बुलेट वाली केस में बुलेट की वेलोसिटी फायर करने पर ज्यादा थी, इसीलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा था। उसकी मास तो दोनों में सेम था, जब हमने उसे धीरे से थ्रो किया और जब हमने उसे गन से फायर किया मास सेम था, लेकिन वेलोसिटी का चेंज आ गया। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है और जिस वेलोसिटी में वो ट्रैवल कर रहा है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बताता है। और इसको सबसे पहले इसाक न्यूटन जी ने एक प्रॉपर्टी मानते हुए मोमेंटम का नाम दिया था। इसे रिप्रेजेंट करते हैं लेटर P से, विच इज इक्वल्स टू m इंटू वी, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इसे अब याद कर लो। अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई और मोमेंटम की डायरेक्शन भी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ ही होती है। और इसका ऐसा यूनिट भी आप इस फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो। अगर आप मास के ऐसा यूनिट को और वेलोसिटी के ऐसा यूनिट को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा, एंड दैट इज kg मीटर पर सेकेंड। देखो आपको पता लग गया कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। पर अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी चेंज कैसे होता है? या तो उसका मास चेंज कर दो, ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि मास तो हमेशा वैसा ही रहता है, वही रहता है। लेकिन वेलोसिटी को चेंज करके हम मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अभी एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस एग्जाम्पल को आप में से कई लोगों ने फेस भी किया होगा। तो क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी का पेट्रोल बहुत कम हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तो आपकी गाड़ी अब रुक गई है, यानी कि उसका मोमेंटम कम है, सिर्फ मास है, वेलोसिटी तो है ही नहीं। और आपको क्या करना है, उसमें कुछ वेलोसिटी इंड्यूस करनी है ताकि वो गाड़ी कम से कम पेट्रोल पंप तक तो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपकी गाड़ी में से कुछ लोग पीछे से जाकर के गाड़ी को फोर्स देते हैं ताकि उसमें वेलोसिटी आए, यानी कि उसको एक एक्सटर्नल पुश मिलता है। लेकिन उस पुश को करते ही जैसे ही आप उसको धक्का देते हो वैसे ही वो स्टार्ट नहीं होती। पर अगर कुछ टाइम तक आप उसको धक्का देते रहो, फोर्स लगाते रहो, तब जाकर वो कोई वेलोसिटी अटेन करती है। अब ध्यान से देखो, आपने इस एग्जाम्पल में क्या किया, आपकी गाड़ी रुक चुकी थी, यानी कि आपकी गाड़ी का वेलोसिटी जीरो हो चुका था। वेलोसिटी जीरो हो चुका था यानी कि उसका मोमेंटम भी उस टाइम जीरो था। लेकिन आपको अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप तक लेके जाना था, इसीलिए आपने उसको पीछे से जाकर के एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स से वेलोसिटी में चेंज आया। अब वेलोसिटी में चेंज आया यानी कि मोमेंटम में भी चेंज आया। तो वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम भी बढ़ा। लेकिन ये काम बिल्कुल ही एकदम से फोर्स लगाते हुए नहीं हो गया, बल्कि कुछ टाइम तक आपको फोर्स लगाते रहना पड़ा। यानी कि मोमेंटम का चेंज होना सिर्फ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कितने टाइम तक वो फोर्स अप्लाई की जा रही है इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और फोर्स के बीच में कुछ तो रिलेशन है। इनफैक्ट सिर्फ रिलेशन ही नहीं है, बल्कि इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ही हम फोर्स का फॉर्मूला भी निकालेंगे अभी। अब देखो, मान लो फिर से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। उसके बाद उसके पीछे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया टाइम t तक, जिस कांस्टेंट फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट होकर के एक फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है, एंड दैट इज v। अब इस पे अगर हमें फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम निकालने हो तो वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू mu एंड फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। इसमें इनिशियल मोमेंटम को हम लिख देते हैं p1 और फाइनल मोमेंटम को लिख देते हैं p2। और अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो उसके लिए हम फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। अब माइनस करते टाइम यहाँ पे m कॉमन आ रहा है, तो m को एक साइड ले लेंगे और v माइनस यू यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। और अगर हम जानना चाहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम किस रेट से हो रहा है, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में, तो जितने टाइम में, यानी कि t टाइम में हुआ है ना मोमेंटम चेंज, तो t टाइम से इस चेंज इन मोमेंटम को हम डिवाइड कर देंगे।
और बस यहाँ पर इस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हटा करके हम फोर्स भी लिख सकते हैं। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमरेटर यू कैन सी हियर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिनोमिनेटर यू कैन सी हियर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का फंडा आपको पता होगा। अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है तो यहाँ पर हमें इसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। वो कांस्टेंट कोई भी नंबर होगा, वो हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर अभी हम इसके लिए एक वेरिएबल का यूज करेंगे, दैट इज के। तो हम लिख देते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू के कांस्टेंट इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये वी माइनस यू अपॉन टी आप जानते हो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो पहले मोशन की वो पुरानी वीडियोस देख करके आओ। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू कांस्टेंट इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो कांस्टेंट के की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। मान लो हमें 1 यूनिट फोर्स निकालना हो इसी फॉर्मूले से, तो क्या करेंगे हम 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब कांस्टेंट इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर जो 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाकर के उससे डिवाइड हो जाएगा। सो 1 डिविजन बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब इसके बाद हम चाहे कितना भी कोई सा भी फोर्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही लगेगी। और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 तो हम उसको कंसीडर करते नहीं है। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही आता है, इसीलिए हम फोर्स को डायरेक्टली मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन खत्म हुई है एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू रिपीट द वीडियो वंस अगेन एंड वॉच इट अगेन, क्योंकि ये फीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में। अभी इससे रिलेटेड एक फिनोमेना आप ऑब्जर्व करते हो व्हेन यू प्ले क्रिकेट। जब क्रिकेट खेलते हैं और बॉल को कैच करना होता है तो धीरे धीरे नीचे हाथ को ला करके वो बॉल कैच करता है। अब चेंज इन वेलोसिटी के बीच टाइम ज़्यादा ले आने से एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाती है। आपने एक्सेलरेशन के उस फॉर्मूले में देखा था कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। टाइम ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, इसीलिए वो टाइम को बढ़ाता है। और एक्सेलरेशन कम हो गया यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फोर्स भी कम हो गया, और फोर्स कम हो गया तो बॉल की वजह से उसको चोट नहीं लगेगी ज़्यादा। और इसीलिए इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फिनोमेना है। अगर कोई ऊपर से कूद रहा होता है तो नीचे अगर गद्देदार कोई चीज़ लगी हुई है तो वो भी चेंज इन वेलोसिटी के बीच के टाइम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाती है एंड हेंस फोर्स रिड्यूसेस। तो इससे इम्पैक्ट कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग ये सारे एग्जांपल्स को पहले प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर सेकेंड लॉ को कंप्लीट करने जा रहे हैं न्यूटन के, और अब स्टार्ट होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन का थर्ड लॉ हमें कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी इंस्टेंट पे इस ऑब्जेक्ट पे इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्सेस जो कि लग रही है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन इनकी ओपोजिट होती है। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक ऑब्जेक्ट अपने पर ही कोई फोर्स लगा रहा है और उसी को ओपोज कर रहा है, नहीं, ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होगा। फुटबॉल खेलते हो तो आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा। अगर एक ही बॉल को कभी 2 टीम के प्लेयर्स आ रहे हैं किक करने और दोनों कोलाइड कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, तो दोनों को हर्ट होता है, दोनों को दर्द होता है। मतलब दोनों ने सामने वाले के फोर्स को अपोज करने के लिए अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाया था। और ये जो 2 फोर्सेस लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनको हम एक्शन रिएक्शन फोर्सेस भी कह सकते हैं। किसी भी एक्शन के लिए अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके ऑपोजिट रिएक्शन के लिए भी एक फोर्स लगेगा। इसको प्रैक्टिकली स्प्रिंग बैलेंसेस पर देखा गया था। 2 स्प्रिंग बैलेंसेस लिए गए थे। स्प्रिंग बैलेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें फोर्स की वैल्यू का पता चल जाता है। एक को नाम दिया गया था स्प्रिंग बैलेंस ए और दूसरे को बी। तो ए वाले को एक वॉल से अटैच कर दिया गया था और उसके एक एंड पे बी वाला स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया गया था। और जब बी वाले स्प्रिंग बैलेंस पे एक फोर्स लगा करके उसको खींचा गया तो ए और बी दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस पर सेम फोर्स की वैल्यू आई। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल पर डायरेक्शन ऑपोजिट थी। और इन दोनों फोर्सेस में थे आप किसी को भी एक्शन और रिएक्शन का नाम दे सकते हो। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एग्जांपल है कि आप रोड पे आते हो एंड यू स्टार्ट वॉकिंग। वॉक करने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ मास है और आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। मास और एक्सेलरेशन आ गया तो मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट यू डू, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स व्हाइल वॉकिंग। लेकिन देखो ना क्या हो रहा है, आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हो पर आप फॉरवर्ड मूव करते हो, क्योंकि ग्राउंड भी आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दे रहा होता है। अब देखिए भले ही ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों की दोनों इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब
एक्शन फोर्स में और रिएक्शन फोर्स में ज़रूरी नहीं है कि दोनों में मास और एक्सेलरेशन का इक्वल प्रोपोर्शन हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी में मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, या किसी में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आ गई है तो उसमें मास कम होगा। तो ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का प्रोपोर्शन दोनों में इक्वल हो, बल्कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखते हो व्हेन यू फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन। तो क्या होता है, गन फोर्स लगाती है बुलेट पे, बुलेट का मास बहुत कम है तो वो एक्सेलरेशन ज़्यादा पकड़ती है, वेलोसिटी उसकी हाई हो जाती है एंड इट क्रिएट्स अ हैवोक। लेकिन गन का मास ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इसीलिए उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि एक्सेलरेशन और उसके मास का जो कॉम्बिनेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो बुलेट के एक्सेलरेशन और मास के बराबर ही होना चाहिए। इसी के साथ मोशन के थर्ड लॉ का एक और एग्जांपल आप देखते हो, जब एक नाव चलाने वाला अपनी नाव को लीव करता हुआ अपनी नाव को बैकवर्ड पुश करता है और आगे जाता है, तो जब वो अपनी नाव को बैकवर्ड पुश करता है उसे आगे की तरफ फोर्स मिलता है, रिएक्शन वाला। और यहाँ पर हमारे मोशन का थर्ड लॉ भी कंप्लीट होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।